अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day but not another show because this is not another day, this is the last day of 2024 और अब हम 2025 में एंटर होने वाले हैं। सो थोड़ा सा जरा लुक बैक करेंगे 2024 में क्या पाया क्या खोया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में हमने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या चेरिश किया और 2025 में किन चीज़ों को हमने बेहतर करना है। सो इसी हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि हमने क्या खोया गुजरे बरस में, जो कि गुजर रहा है, आखिरी चंद घंटे बाकी हैं, और 2025 में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, और क्या वाकई हम उसी जगह पर ठहरेंगे जहां पर हम 2025 की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम देखते हैं, जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खिताब फरमा रहे हैं 2035 तक मुल्क की मईशत के हवाले से। तो क्या हम क्रिकेट और पाकिस्तान के दीगर खेलों पर आगे बढ़ेंगे? यही वो चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम इमरान, आपका और का बहुत शुक्रिया। ठीक है रऊफ साहब, 2024 अगर हम मजमूई तौर पर इस पर नज़र डालें तो आपके ख़्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ मिला भी है, या फिर पे दर पे नाकामियों की वजह से क्रिकेट पाकिस्तान में जो अपनी साख थी या जो जगह थी लोगों के दिलों में भी, वो भी कहीं कम हुई है? देखिए, जो अर्ली पार्ट था उसमें तो पाकिस्तान बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार है, मगर एंड पार्ट में दो जो सीरीज़ पाकिस्तान जीता, एक ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ जीता, और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया, वो मेरा ख्याल है कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट उसको पाकिस्तान क्रिकेट की आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर इंग्लैंड जैसी टीम जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने के लिए जा रही थी और बहुत ही मेरा ख्याल है कि एक डिज़र्विंग कैंडिडेट थे वो, उनको 2 टेस्ट मैचेस हरा देना पाकिस्तान में, तो वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसके अलावा अगर आप ओवरऑल आप देखें तो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। ये जो 2-3 अचीवमेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट की, इन्होंने थोड़ा सा हमें बूस्ट दी है। सो व्हाट एंड्स वेल इज ऑलमोस्ट वेल। इकबाल साहब आपकी तरफ आऊँगी मैं, और 2024 अगर हम उसमें ज़रा फोकस करें, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात कर लें, आपको लगता है जिस तरह हाफिज ने अभी पूछा कि हमने ज़्यादा खोया या ज़्यादा पाया? सवेरा, हमने खोया ज़्यादा, क्योंकि अगर 2024 की हम बात करें तो हमारे अलमिया यह है कि हमारे यहाँ खेलों में सियासत आ गई है। वरना सियासत में तो लोग सियासतदान खेल खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खेलों में भी सियासत आ गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बुलंदी की तरफ जाने के बजाय पस्ती की तरफ गामजन है। आप देख लें पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है कि एक वो टीम के जिसने 3 ओलंपिक टाइटल, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसका क्या हाल है। और क्रिकेट में भी जब नकवी साहब ने 6 फरवरी को चार्ज लिया था, उसके बाद इब्तदाई तौर पर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ जून में, जिस तरीके से हम USA से हारे, लेकिन अब्दुल रऊफ ने सही कहा कि इब्तदाई जो 6-7 महीने थे उसमें तो हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन टूर से जहां हमने ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 21-22 साल बाद वनडे सीरीज हराई, और फिर उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज हराई, तो उससे उम्मीद की शमा रोशन हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें पाकिस्तान में खेलों की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता-बे है। आप देखें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऑडिट अकाउंट्स मांगे हैं जो मुख्तलिफ फेडरेशंस के, जिनके ओहदेदारान जॉय ट्रिप पर चले जाते हैं, बजाय वो पैसा खेलों पे खर्च हो। पाकिस्तान हॉकी की एग्जांपल ले लें सवेरा, कि तारिक बुख्ती साहब प्रेसिडेंट है, हर दौरे पर वो चले जाते हैं, डेली अलाउंस लेते हैं, वो पैसा खिलाड़ियों पे क्यों नहीं खर्च होता? खिलाड़ियों को नौकरियां नहीं मिलती, जख्मी हो जाते हैं, उनका इलाज नहीं होता। फिर आप एक चीज जो है जो उम्मीद की शमा रोशन हुई है कि सामुल हक जो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर बने, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। फुटबॉल में आप देख लें हारून मलिक साहब काफी अरसे से बराजमान है, हजारों डॉलर तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों एक्सटेंशन ले रहे हैं। वो तो कैनेडियन नेशनल है और फुटबॉल का बुरा हाल है। तो बेशुमार खेलों का 2024 में बुरा हाल रहा। अब दुआ करें कि 2025 का सूरज इन खेलों की बेहतरी के लिए तुलू हो। 2025 का सूरज इन खेलों की बेहतरी के लिए तुलू हो। एक एथलीट के तौर पर अब्दुल रऊफ साहब, आप चूँकि उस अमल से गुजरे हैं जिसमें आपने कई खेलें अपने इर्द गिर्द तालीमी इदारों में भी देखी, पाकिस्तान का उरूज का दौर भी देखा है। जैसे बेग साहब ने कहा है कि सियासत आ गई है पाकिस्तान की खेलों में, आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले भी ये सियासत थी लेकिन खेलें गालिब थीं? आज क्या तब्दीली आप देखते हैं उसमें?
देखिए 20 साल पहले ये था कि इतना ज़्यादा जो पैसा था वो इन्वॉल्व नहीं था, तो जो लोगों का इंटरेस्ट था, जो हमारे बड़ी एलीट क्लास है जिसने सारा सिस्टम हमारा बर्बाद करके रख दिया, उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ इतना ज़्यादा नहीं था। वो आते तो थी, एक आध आदमी को बना दिया जाता था चेयरमैन वगैरह, मगर वो पूरी टीम स्पोर्ट्स के जो रिलेटेड लोग होते थे उनकी लेकर आते थे, और फिर हाईली विजनरी लोग आते थे जो स्पोर्ट्स के बारे में काम करते थे। इसमें सबसे बड़ी आपको एग्जांपल अब्दुल हफीज़ कारदार की दूंगा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, पाकिस्तान के वो कैप्टन भी रहे, और उन्होंने पाकिस्तान देखे, उस आदमी का विजन ऐसा था, एक तो स्पोर्ट्समैन था, दूसरा हाईली एजुकेटेड थे, बाहर से पढ़े हुए थे, तो उनको पता था कि जब तक हम अपने जो एथलीट्स हैं, जो अपने स्पोर्ट्समैन हैं, उनको रोज़गार, उनको जो फाइनेंस उनका हल नहीं करेंगे, उनकी इकानमी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो हमारा ये मसला ये डामाडोल ही रहेगा। उन्होंने फिर डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया, डिपार्टमेंट्स की टीमें बनाई, और उसके बाद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ग्रेजुअली बिल्ड होती रही। तो उसके बाद देखें जितने भी आप पॉलिटिशियन लेकर आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का उन्होंने डिज़ास्टर किया है। वो कोई अब्दुल हफीज़ कारदार के बाद मुझे कोई एक आदमी का बता दें कोई दौर आज तक। नूर खान साहब को लोग बहुत याद करते हैं। नूर खान साहब उसी पे इम्प्लीमेंट किया जो अब्दुल हफीज़ कारदार, उन्होंने बुनियाद रखी, वो बुनियाद रख चुके थे। उसके बाद वो सिर्फ एज ए ऑर्गेनाइजर वो काम करते रहे। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजर थे, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी और मैनेजमेंट थी वो बहुत बेहतर थी। इस वजह से आपको लगता है कि नूर खान का दौर बहुत शानदार है, मगर जो असल पाकिस्तान की बेस दे के गए हैं वो कारदार साहब देकर गए हैं, और आज तक उनकी रिप्लेसमेंट पे किसी किस्म की बेहतरी के कोई आसार नहीं है। जो भी आता है अपने लोगों को लेकर आता है। अभी क्रिकेट बोर्ड आप देख लें, अभी हॉकी फेडरेशन देख लें, आगे फुटबॉल फेडरेशन देख लें, ओलंपिक एसोसिएशन देख लें, सब की सब भरमार है, क्योंकि पैसा आ गया, और जितने ये लोग ये सियासी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है वो अपने लोगों को लेकर आते हैं ताकि उनमें पैसे की बंदर बांट कर सकें। बट इकबाल साहब, जिस तरह आपने कहा कि ऑडिट की भी बात हो रही है, ये तो वक्तन फवक्तन होती रहती है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी ऑडिट की बात करता है, फेडरेशन से पूछा जाएगा, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि शायद हम पिछले साल भी, आखिरी दिन जब पिछले साल का था तब भी हम यही बातें कर रहे थे, उससे पिछले साल भी हम यही बातें कर रहे थे। चेंज आके नहीं दे रहा। क्या कोई ऐसी सजेशन जो आप देना चाहेंगे कि ये अब इस साल किस तरह तब्दीली कर सकते हैं हम? जी बेग साहब, आप सुन रहे हैं? बेग साहब, आप सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको आ रही है आवाज़? जी जी बिल्कुल, फरमाइएगा। अभी जो सवेरा ने सवाल किया। हाँ, मैंने कहा कि इमरान सवेरा ने सवाल किया, चेंज कैसे आएगा? एक माफिया जो है वो काबिज है, और वो माफिया किसी को आने नहीं देता, और उनका खेलों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुख्तलिफ फेडरेशन के सुदूर को, उनके सेक्रेटरीज को उठाकर देखें, कोई बॉक्सिंग का बना हुआ है जिसने जिंदगी भर बॉक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो सदर बना हुआ है। और क्यों बने हुए हैं? इन सब का एक ही साहब, हमने तो पाकिस्तान विमेन फेडरेशन और विमेन जो विंग है उसकी जो सरबराह है वो भी किसी और खिलाड़ी, किसी और खेल से ताल्लुक रखती थी जो इससे पहले। हाँ बिल्कुल, तानिया मलिक साहबा की आप मिसाल दे रहे हैं, वो टेबल टेनिस से उनका। लेकिन आप ये है ना कि यहाँ पर भी तो आप देखें कि जो एक माफिया है वो सिर्फ जॉय ट्रिप के लिए जाता है, अपनी फैमिली को लेकर जाता है। अभी आरिफ हसन साहब से जान छुटी जब आरिफ हसन साहब पीओए के सदर थे, तो आप बताएं इतने बरस से वो लेकिन सदर थे। कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, आरिफ से आरिफ तक का ही सफर तय हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हुआ यही ना कि जब वो सदर थे तो क्या हुआ कि वो उनके दौर में जब पीओ के सदर थे, 13 साल की लड़की जिसने जो इंग्लैंड की थी वो गोल्ड मेडल ले गई, और पाकिस्तान कोई मेडल नहीं ला सका। आप इससे अंदाजा लगा ले। और फिर पाकिस्तान में अरशद नदीम की सूरत में उसने तने तनहा पाकिस्तान का सब जिलाली बुलंद किया। कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव इसलिए है कि आप देखें इतने सारे ओहदेदारान चले जाते हैं। अब आपके बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर वो पेरिस ओलंपिक्स में सैर करने चले गए। अब वो पता, वो कहते हैं मैं अपने खर्चे पे गया हूँ, लेकिन आखिर क्यों? कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड आदमी है कि जो स्पोर्ट्स को सही कर सके, ऐसा हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से सवेरा हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। आप कह रही है कि कैसे बेहतर होगा? बेहतर उसी सूरत होगा जब इस माफिया से जान छुड़ाई जाएगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीसी जो है यासिर पीरजादा बड़े पढ़े लिखे आदमी है, वो सीडीए में थे, और वो आके उन्होंने स्क्रू करना शुरू किया तो इन लोगों ने उन पर सियासी दबाव डलवाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 2 साल का मुझे ऑडिट दें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। फेडरेशन के ओहदेदारान कहते हैं कि हम उधार के टिकट लेकर जा रहे हैं। तो भाई उधार के टिकट लड़कों के लिए लेना, आप अपने लिए भी उधार के टिकट लेकर जा रहे हैं, आप भी राइट पिक पे जा रहे हैं। तो इन लोगों से जब उसी सूरत निजात मिलेगी जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब आएगा। अल्लाह करे हमारी जिंदगी में आए, लेकिन आप लोग भी इतने अच्छे से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, हमें कुछ बेहतरी तो नजर नहीं आती। शायद
2025 में कुछ बेहतरी नजर आए। और जो बेहतरी करने की कोशिश करेगा वो भी ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता। ये उससे बड़ा मसला। हाँ, सबसे बड़ा मसला ये है कि सब मिलके उसको निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी सवेरा यही तो है, यासिर पीरजादा के पीछे लग गए सारे। Exactly. ये कौन आ गया, स्पोर्ट बोर्ड का डीजी कौन आ गया जो हमसे हिसाब किताब मांग रहा है, हमें पैसे नहीं दे रहा, तो वो अब तक उसके पीछे माफिया लग गया। तो खुदा खैर करे। उसके पीछे कह रही है कि जो आदमी उसके पीछे माफिया लग गया। जैसे रऊफ साहब अभी बेग साहब बात कर रहे हैं, आपने शुरू में AH कारदार साहब का जिक्र किया है, जो पैसे की आपने बात की। AH कारदार साहब को अगर हम देखते हैं, फिर आपने एयर मार्शल नूर खान साहब का जिक्र किया, ये जो पैसे का जिक्र है, एक मरतबा डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ मरहूम जो डेडिकेशन है वो उन्होंने मुझे बताया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कहते जी कि हमने को ना 2-4 सीरीज़ तय की, क्योंकि उन्होंने 2 सेक्रेटरीज़ बनाए थे, एक खालिद महमूद साहब और एक ज़फ़र अल्ताफ़ साहब। एक पाकिस्तान में क्रिकेट को देखता था, एक पाकिस्तान की बाहर के क्रिकेट को देखता था। 2 सेक्रेटरीज इसलिए बनाए। तो पाकिस्तान की सीरीज़ वीरीज़ तय, उन्होंने कहा पैसे वैसे भी इससे थोड़े मिलेंगे, कुछ ना कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर साहब कहते तो बॉस फिर इसका मतलब है कि लड़ाइयाँ शुरू, क्योंकि पैसे आ गए, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुबह फजर के बाद फ़ोन करते थे, उस वक्त तो पता नहीं चलता था, फ़ोन उठाना तो कहना यस बॉस, तो कहते AH कारदार ने कहा तुम्हें कैसे पता है मेरा फ़ोन? कहता बॉस इस वक्त कोई जुनूनी मुझे फ़ोन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो आपको लगता है ये वाली एक चीज़ भी कमी है पाकिस्तान की खेलों में, क्रिकेट जुनून कम हो गया। देखिए डेडिकेशन कब आएगा? डेडिकेशन उस वक्त आएगा जब आप उस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक होंगे, जब आपका उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। आप फ़र्ज़ किया कि मैंने क्रिकेट खेली है, देखिए मुझे जुनून है तो मैंने 700 विकेटें ली। हाँ। मुझे जुनून था तो मैंने पाकिस्तान को 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया। मुझे जुनून था इसकी एजुकेशन लेने का, तो मैंने इसमें MPhil भी कर लिया, PhD भी कर लिया, सारा कुछ करना है। यानी कि 30-30 साल हमने ज़ाया किए। अब एक आदमी को आप बाहर से उठाकर इसमें लाते हैं जिसका किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, जिसका एक दिन का किसी क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, हॉकी के साथ, फुटबॉल के साथ, किसी चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं होता। आप वो किसी सियासतदान का फेवरेट होता है, आप उसको लाते हैं यहाँ पर ला के फेडरेशन में बिठा देते हैं, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क करेगा, अपनी अथॉरिटी कायम करेगा, अपना पैसा बनाएगा, वहाँ से अपने जो उसके रिलेटिव्स होंगे उनको ओबलाइज करेगा, अपने रिश्तेदार होंगे उनको लाएगा, अपने जो दोस्त होंगे उनको नवाजेगा। आप अभी का क्रिकेट बोर्ड उठाकर देख लें, एक चेयरमैन का बेटा, साबका चेयरमैन का बेटा डायरेक्टर डोमेस्टिक लगा हुआ है, एक साबका चेयरमैन का भतीजा बॉलिंग कोच लगा हुआ है, एक करंट चेयरमैन का दोस्त डायरेक्टर डोमेस्टिक करंट लगा हुआ, पता नहीं असिस्टेंट कमिश्नर था किसी जगह पे, उसको पकड़ के लाके इस क्रिकेट बोर्ड में डाल दिया। हॉकी फेडरेशन देख ले इसी तरह चल रही है, ओलंपिक्स फेडरेशन देख ले इसी तरह चल रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सामुल हक को लाया है टेनिस फेडरेशन के अंदर। एक आदमी जिसका कोई लिंक बनता है उस स्पोर्ट के साथ, उसको कम से कम उन्होंने अपॉइंट तो किया उस फेडरेशन के साथ। अब वो क्या करेगा? क्योंकि सामुल हक मैं जानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में मुझसे सीनियर था, तो वो उसने कोई 30-40 साल इस गेम के साथ प्यार किया है, इसके साथ खानदान रगड़ा जुड़ा है इसमें, उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उसने बुलंद किया। तो उसकी एजुकेशन वाइज आपने उसको बिल्कुल राइट जगह पे अपॉइंट किया। वो क्या करेगा? वो खुद पूरा दिन कोर्ट के अंदर रहेगा, उसको पता है क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, किस चीज़ को फिल करना है, कौन से लोग इस सिस्टम के अंदर लाने हैं जो इस सिस्टम को बेहतर करेंगे, क्योंकि वो 30 साल का सिस्टम समझता है। तो ये एक बहुत ही आउटसाइड, देखिए जो चीज़ अच्छी है मैं उसको अच्छा कहूँगा, सारा पाकिस्तान उसको अच्छा कहेगा, बहुत बेहतरीन काम किया सामुल हक को आप लाए हैं। मगर बाकी जो फेडरेशन, आपके पास 20 फेडरेशन है, उनका तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरी दुनिया में। मुझे बताया किसी आपने सामुल हक का जिक्र किया ना कि जो जिस जगह का है उसी का लगाने। सवेरा बेग साहब से एक सवाल जानते हैं। बेग साहब, असम भी टेनिस प्लेयर है, वो PTF के प्रेसिडेंट बन गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो ओहदेदारान हैं वो भी हॉकी प्लेयर हैं, फ़र्क क्या है? फर्क ये है कि इन्होंने दोनों हाथों से माल को लूटा है। फर्क ये, एहसामुल हक ने अपनी जिंदगी खर्च की, वेल ऑफ है, उसने जो है अपने खर्चे पर वो पाकिस्तान के लिए कारनामे सरंजाम देने के लिए जाता रहा। इन लोगों ने 2-2 बारियां ली हैं, सियासतदानों के कंधों पर चढ़कर आए और फिर आकर के आप देखें ना, अभी तक जो FIA में केसेस चल रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड है इन ओहदेदारान के खिलाफ कि इन्होंने क्या माली बदउनवानियां की हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। किसी न किसी सियासतदान का कंधा इस्तेमाल कर लेते हैं, ये छुट जाते हैं। तो फर्क यही है एहसामुल हक और इनमें कि ये खिदमत के लिए नहीं आए, ये अपनी खिदमत के लिए आए। एहसामुल हक टेनिस की खिदमत के लिए आया, ये सबसे बड़ा फर्क है। नहीं, एजुकेशन से ज्यादा रऊफ है, बिल्कुल एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट आप कनेक्टेड हो स्पोर्ट से, बट आपका पैशन अगर उस तरह का हो ना कि आपने खेल को आगे लेकर जाना है। असम हैज बीन डूइंग इट
और फिर हाँ एजुकेशन के साथ साथ एक और वो कि वो अपने खर्चे पे, बिकॉज टेनिस इज कोई सस्ता खेल नहीं होता, आपको जाना पड़ता है, आपकी सीडिंग उस तरह बढ़ती है। बट इसी पूरे पैशन में अगर हम बात करें जो लैक ऑफ पैशन है, उसी लैक ऑफ पैशन में हमें काफ़ी पैशनेट लोग दिखे। पिछले साल की भी बात करें हम, अरशद नदीम का नाम ऑब्वियसली सबकी ज़बान पर है कि अरशद नदीम का किस तरह पुश करते अब रहा वो ओलंपिक्स में। देन हम हैदर अली को भूल जाते हैं जो पैरालंपिक्स में कंसेक्यूटिव 4th टाइम उन्होंने जो है वो मेडल हासिल किया। इस दफ़ा वो गोल्ड नहीं हासिल कर सके, डिफेंड नहीं कर सके, बट ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फिर हमारे सामने अरशद नदीम के बाद मोहम्मद आसिफ आ जाते हैं जो कि बिलियर्ड एंड स्नूकर में जो है वो जिस तरह परफॉर्मेंस उनकी मुसलसल आती रही है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। सो ऐसे पैशनेट लोग अभी भी हमारे सिस्टम में नेचुरली आए जा रहे हैं, इवन दो के अगर हम फेडरेशंस की बात करें तो फेडरेशंस तो शायद डिमोटिवेट करने के लिए ही हैं प्लेयर्स को। अच्छा, इसमें सवेरा ऐड कर लें जैसे शरोज काशिफ जो कि कोए पैमा है, खवातीन पाकिस्तान की बहुत बुलंद चोटियों पर पाकिस्तान का परचम लहरा रही हैं। देखिए ये एक इंडिविजुअल हार्डवर्क का और इंडिविजुअल हार्डवर्क की एक बहुत ऐसी स्टोरी है कि जिसकी पूरी दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती। और मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं फोर्स करता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में नेचुरल टैलेंट पूरी दुनिया से बढ़ के है, मगर उसकी होता है क्या है कि वो आपका जो जितना नेचुरल टैलेंट आता है वो नीचे के नीचे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते। ऊपर उसको जो आपकी एसोसिएशंस होती है जिनको इस नेचुरल टैलेंट को फ्लॉरिश करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, इसको फैसिलिटेट करना चाहिए और इसके ऊपर लेकर जाना चाहिए, वो तो बिल्कुल वो अपनी रोजी रोटी के चक्रों में लगा रहता है, वो अपने दोस्तों को नवाजने के चक्रों में रहता है, अपने पैसे बनाने के चक्रों में रहता है। आप देखिए कितना डीमोटिवेट किया गया अरशद नदीम के पास, एक उसके पास नेजा नहीं था जो उसने फेंकना था, जेवलिन उसको कितनी मुश्किल से मिला, उसके बाद जो आपके कोक पैमाया वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्या उनके पास पूरी जो सर्टेन फैसिलिटीज़ पूरी दुनिया में कोप एमआई के लिए लोगों को दी जाती है, क्या पाकिस्तान में दी जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके बाद जो आपकी स्क्वाश थी जो दुनिया में जहांगीर खान जान शेर ने अपने नेचुरल टैलेंट से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, मगर उसके बाद आपकी फेडरेशन ने क्या किया? जब आपने फेडरेशन पे पैसा खर्च किया, उनको जगह भी दी, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे बड़े बड़े ऑफिसर्स भी लगा पर वहाँ पर बिठाए, तो आपकी रैंकिंग दुनिया में 50वें नंबर से ऊपर नहीं आई। तो इसका मतलब है कि पूरे पॉलिटिकल फियास्को में एक एग्जांपल नूर दस्तगीर की भी बनती है, बिकॉज़ वो जो है ओलंपिक्स में नहीं जा सके, सिर्फ इस वजह से ओलंपिक्स में नहीं जा सके, ओलंपिक्स के लिए और पोटेंशियल कैंडिडेट था बिल्कुल गोल्ड का एक और ये तो देखिए कि एक ऐसी हिडन स्पोर्ट्स है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जिसके बारे में मीडिया नहीं बात करता है, जिसके बारे में कोई आपका सोशल मीडिया बात नहीं करता, उनको पता नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन स्पोर्ट्स को नहीं है। मगर जिस स्पोर्ट्स को प्रोजेक्शन है, मैं आपको बताऊं क्रिकेट को प्रोजेक्शन है सबसे ज़्यादा आपकी, और उसमें आप देखिए मोहम्मद अब्बास 3 साल से बाहर बैठा रहा है 3 साल के बाद एक आदमी आता है वो मैराथन स्पेल करता है 19 ओवर का, आप 3 साल पहले उस पर लेबल लगाते हैं ये अनफिट है, इसकी ओवर एज हो गया। 3 साल के बाद आपको सारी दुनिया को वो प्रूव कर देता है, आपको रॉन्ग साबित करता है। किसी एक बंदे में इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो रिजाइन करे या एक्सेप्ट करे अपनी नेग्लिजेंस को कि हमने उसके 3-4 साल क्यों ज़ाया किए। तो वो जो गुलाम दस्तगीर है जिसकी आप बात करेंगे उसके बारे खुरम दस्तगीर, उसको बेचारे को कौन पूछेगा जब वो कंप्लीटली जो स्पोर्ट्स थी वही हिडन, वो अंडर द कारपेट डाली हुई है आपने, जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। तो इस तरीके से आपके अंदर जितना नेचुरल टैलेंट आता है वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। और ये जो स्पोर्ट्स ये ऐसी चीज़ है कि हम देखिए इकोनॉमी वाइज हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट्स है जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में अपना नाम बिल्ड कर सके हैं। मगर वो उस जो हाईली टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन आपके पास आते हैं, आप उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं कि उनको 1-2 साल के बाद मजबूरन अपनी स्पोर्ट्स भी खत्म करनी पड़ती है। तो ये मेरा ख्याल है कि लम्हा फिक्रिया, इसको हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको सीरियसली इसको आगे देखना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है। बेग साहब जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं, स्क्वॉश का जिक्र किया है अब्दुल रऊफ साहब ने, तो एक ज़माने में वो जहांगीर खान साहब और JK1 एंड JK2 खेला करते थे और पाकिस्तान जीत जाया करता था। नूर खान साहब का जिक्र हुआ तो मैंने जहांगीर खान साहब से पूछा क्या फ़र्क था। वो कहते रात को उनको फ़ोन करें कि खान साहब ये मसला है, तो जहांगीर खान साहब कहते कि नूर खान साहब का जवाब आता था तुम्हारी कल अमेरिका की फ़्लाइट है, तुम वहाँ निकलो, टूर्नामेंट खेलो, जीतो, ये काम मेरा है, मैं खुद इसको निपटा दूंगा। तो आपको लगता है स्क्वॉश भी पाकिस्तान का अब मुस्तकबिल में कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा उसमें? ये भी अलमिया है इमरान, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, हजारों है शिकवे, क्या क्या बताएं। लेकिन मसला यही है, स्क्वाश में भी आप देखें, स्क्वाश को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फोल्ड में लिया। लोग तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं जो कि पेट्रन स्क्वाश के, वो लेकर आएंगे फंड, लेकिन फंड स्क्वाश में आ नहीं रहे। इंडिविजुअली लड़के कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अब से चंद बरस कबल तो स्क्वाश फेडरेशन के एक सेक्रेटरी थे
जो कि टीम के साथ चले गए और जाके उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस तरह से खेलों का हाल होगा, जहांगीर खान को बिल्कुल आउट किया है, उनकी राय नहीं मानी जाती। इसी तरीके से जानशेर खान, कमर जमान, बड़े बड़े स्क्वाश के नाम, मकसूद अहमद, वो बिल्कुल साइड लाइन है। तो अब अगर उन लोगों का इनपुट लिया जाए स्क्वाश में, तो आपने रूल किया है तवील अरसे तक स्क्वाश कोर्ट्स पर, अगर उनका आप इनपुट लें तो स्क्वाश बेहतर हो सकती है। अब कुछ लड़के आते हैं बेचारे इंडिविजुअली, क्योंकि एक तो स्क्वाश कोर्ट में दाखिला ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। जो कहा जाता है कि खिलाड़ियों के बच्चे खेलते हैं या इलीट क्लास जो क्लबों के मेंबर होते हैं वो खेलते हैं, गरीब का बच्चा कहाँ जाकर खेलेगा? तो टैलेंट कहाँ से आएगा? टैलेंट बहुत है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्क्वाश की भी बुरी हालत है। हम तो तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फोल्ड में आई है स्क्वाश, तो स्क्वाश बेहतर होगी, लेकिन बेहतरी के बजाय इंडिविजुअली कैचेस में परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो होनी चाहिए। इकबाल साहब, मेरा ख्याल से ये जो नया साल है, एटलीस्ट हम जो स्पोर्ट्स को देखते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, हम सबको एटलीस्ट ये अहद ज़रूर करना चाहिए कि जिन लोगों ने जिनको अकाउंटेबल करना है, जैसे रऊफ ने अब्बास की बात की, किसने ज़ाया किए 3 साल अब्बास के, कौन थे? वॉज इट बाबर, वॉज इट मिसबा उल हक, हु वॉज इट? एटलीस्ट हमें नाम ज़रूर लेना चाहिए, सामने रखना चाहिए। किसने फवाद के 10 साल ज़ाया किए? फवाद आज तक डोमेस्टिक में खेलते रहे। हु आर दोज? इट्स हाई टाइम नाउ कि हम अंडर द कवर सबके नाम हम नहीं लेते और हम सिर्फ बात करते हैं जी ये ज़ाया हो गए, मगर जिसके साल ज़ाया हुए हैं उससे तो कभी पूछे कि उसने कितना जिगरा दिखाया कि उसके ये साल वो लगा रहा। अब्बास भी 3 साल जो है वो लगातार टीम से दूर रहे, मगर कभी काउंटी खेल रहे थे तो कभी कुछ कर रहे थे। वी नीड टू नेम देम एंड शेम देम नाउ। बिल्कुल उनके नाम बताने चाहिए। अब आप देखें ना, ये 2024 में कितने कोचेज आ गए, हफीज भी कोच आ गए, वहाब रियाज गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर आ गए, सीनियर मैनेजर बन गए, फिर उसके बाद वहां पर जो थे गैरी कर्स्टन आ गए, वाकिफ जावेद आ गए, जेसन गिलेस्पी आ गए। तो कोचेज भी तब्दील हुए, कप्तान भी तब्दील हुए। हमें उन लोगों की निशानदेही करनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी भी तब्दील हुई, कंसिस्टेंसी नहीं थी, मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आई। अब चले आखिरी ये जो 2 हम जो सीरीज जीते, इससे हमें उम्मीद की शम्मा रोशन, लेकिन इन लोगों के नाम लेने चाहिए। नाम कैसे लिए जाएंगे? सवेरा घूम फिर कर जब वो निकल जाते हैं तो वो बाहर जाके तनकीद शुरू कर देते हैं क्रिकेट बोर्ड पर या हॉकी फेडरेशन पर। जब कोई ओहदा दे दिया जाता है, लॉलीपॉप दे दिया जाता है, तारीफ जमीन आसमान के कलाबे में ला देते हैं तारीफ में। तो ऐसे लोगों को दोबारा नहीं लाना चाहिए कि जिनका पर्पज ही यही है कि हम घुस जाएं अंदर और जाकर अपना माल बनाएं, अपनी दुकान चमकाएं और नौजवानों को जो डिजर्विंग लोग हैं उनको नजरअंदाज करें। तो इनका एहतसाब होना चाहिए। कौन करेगा? कोई भी नहीं हमारे यहाँ। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना कि बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत के अंडर आ गए खेल। अब आप अंदाजा लगाएं कि पहले वफाकी वजारत खेल होती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वो वजारत खेल खत्म कर दी गई। अब हर सूबे का अपना अपना सूबाई वजीर है जिसको कोई दिलचस्पी नहीं है, और बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर माशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब है। वो पता नहीं किस जमाने में स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करते थे। आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक्स में भी वो आपको नजर आए होंगे। जरा मौसम और आबो हवा की तब्दीली के लिए तो कौन तवज्जो देगा खेलों पर? कौन एहतसाब करेगा? अगर ऊपर वाले ही लोग जो हैं वो खुद इस गिमिक में गुम हो जाएंगे तो फिर कौन करेगा? ये नेम, इनका नाम आपने बिल्कुल सही कहा सवेरा, इन लोगों के नाम सामने आने चाहिए ताकि आइंदा के लिए एहतियात की जाए और इनको दोबारा ना दाखिल होने दिया जाए। अच्छा रऊफ साहब, जैसे भी हम जिक्र कर रहे हैं, डेडिकेशन आपको होनी चाहिए। अब इस पट्टी पे निकल जाएं जहाँ से आप दफ्तर तक पहुँचते हैं, हमारे स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाते हैं, रिनाला खुर्द, उकाड़ा, गुगो मंडी, बूरेवाला, खानेवाल, आगे चले जाए मुल्तान, नाम आपके जहन में घूम गए होंगे। किस कद काट के लोग, जसामत के एतबार से, सलाहियतों के एतबार से, तो क्या किसी को नज़र नहीं आता कि जाहिद आ गए, शबीर आ गए, अब्दुल रऊफ़ आ गए, वक़ार यूनुस आ गए, मुश्ताक अहमद आ गए, इंज़माम आ गए। इसके अलावा इस सारी जगह से कई पाकिस्तान के नुमाया फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इलाही बरादरान आ गए, साहिवाल को भी शामिल कर लें। तो अब किधर खड़ा साहब? इशू ये है कि अब वो पट्टी कहाँ पे है? ये जो मुल्तान रीजन होता था, ये 14 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल रीजन था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन था और इससे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दी, सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर यहाँ पे आए, क्वालिटी प्लेयर्स यहाँ से आए। तो अभी ये पिछले 12 साल से ये रीजन कहाँ पे खड़ा है?
मैंने 2011 में इस रीजन की कैप्टनसी छोड़ी थी, 14 साल हो गया। जब मैं छोड़ के गया था आपके 10 प्लेयर इस रीजन से पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे खड़े थे। राहत था उसमें, बाबर था, मोहम्मद इरफान था उसमें, इरफान भी मकसूद था उसमें, और 10 लड़के और खड़े थे। उसके बाद फिर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका क्योंकि मेन कल्प्रिट इसलिए है कि इन्होंने फ्रीडम दी ही नहीं, इन्होंने किसी को अपने तौर पर खड़े होने नहीं दिया किसी रीजन को, ना इन्होंने डिविजनल सिस्टम को चलने दिया, ना इन्होंने रीजनल सिस्टम को चलने दिया, ना इन्होंने प्रोविंशियल सिस्टम को चलने दिया, ना इन्होंने सिटी सिस्टम को चलने दिया। जो चेयरमैन आता है उसकी अपनी एक बोली होती है, अपनी टीम होती है, अपना राग लापता है वो, और सारे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देता है वो। सिर्फ और सिर्फ तजर्बे, उनका 1% कोई इंटरेस्ट नहीं होता है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने में, किसी रीजन को डेवलप करने में, किसी रीजन या डिवीजन एसोसिएशन को अपने पाँव पे खड़ा करने में। वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं, वो एक चेयरमैन आता है जी मैं ये टीम लेकर आया हूँ, मैंने ये चेंजिंग किया और मेरा नाम चलना चाहिए। उसके बाद वो आपका सारे का जो आपका चलाया सिस्टम चल रहा होता है बेहतरीन, उसका बेड़ा गर्क करता है। 2 साल के बाद उसको वो सारा सिस्टम बंद हो जाता है और फिर नया चेयरमैन आ जाता है, वो अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। इसी वजह से हमारा ये जो मुल्तान रीजन था टॉप रीजन था वर्ल्ड का, ये पाकिस्तान का, और उसको उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक सिंगल बच्चा वहाँ से नहीं आ रहा पिछले 10-12 साल से। मुझे एक लड़का वहाँ से आया, वो मुझे बता दें, उज़ैन अब्बास बेचारा 280 रन की 296 रन की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने इनिंग खेल लिया, और उसको पाकिस्तान टीम के नज़दीक ना ए टीम का मैच दिया गया ना पाकिस्तान टीम दिया गया। 2 सीज़न उसने टॉप परफॉर्म किया। आपका कैप्टन शान मसूद है, वो एलीट क्लास से उसका ताल्लुक है, वो 25 टेस्ट मैच खेल गया बगैर किसी परफॉर्मेंस के, 16 रन की उसकी परफॉर्मेंस है। वो पाकिस्तान का कैप्टन है, ना उसे कैप्टनसी आती है ना उसे बैटिंग करनी आती है, और वो पाकिस्तान टीम के साथ है। और जो बच्चे हैं उनका हक भी, उमर सदीक का लाहौर का, क्यों नहीं आप उसको खिला रहे? कितने सीजन उसने मुसलसल पाकिस्तान, क्योंकि गरीब का बच्चा है, ज़ैन अब्बास क्यों नहीं खेला? गरीब का बच्चा टाइम में आप जुल्फ़िकार जान की भी बहुत बात करते थे। हाँ, और बेशुमार लड़के हैं। तो इसका वजह है कि आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो तो स्पॉन्सर बन चुका है लीड क्लास का। बट आप कायदे-आज़म ट्रॉफी की तो अब हम बात ही नहीं कर सकते ना, जब कायदे-आज़म ट्रॉफी की इकबाल साहब सीरियसनेस ये हो कि नहीं जी एलीट टूर्नामेंट चैंपियंस कप होने की वजह से आप कायदे-आज़म ट्रॉफी को बीच में रोक दें। एक हमारा एलीटिस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जो कि हम साल से वी हैव बीन रनिंग इट, और आप उसके लिए सीरियसनेस न ले, तो फिर यही होगा जिस तरह हमने आखिरी इस साल का जो टेस्ट मैच अभी खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही, हम आखिर में 2 टेल एंडर्स को नहीं पकड़ पाए। आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात की सवेरा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को तो ये सिर्फ कागजों का, फाइलों का पेट भरने के लिए कराते हैं, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। आपने देखा होगा रावलपिंडी में KRL ग्राउंड में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच 1 दिन और 1 सेशन में खत्म हो गया। पिच इतनी खराब थी। फिर वहां पर जो 4 सद्दा में मैच हुआ, वहां पर लड़के परेशान थे कि कहाँ बैठे। तो अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे, क्रिकेट बोर्ड इतना मालदार क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिक्स डिपॉजिट में भी पैसे रखे हुए हैं, उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी है, खबर है इकबाल भाई बेग साहब 4 सदा से लेके स्क्वाश तक, स्क्वाश से लेके लाहौर में रिश्ते पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी फेडरेशन के दफ्तर तक, और वहाँ से थोड़ा सा निकले तो पंजाब फुटबॉल स्टेडियम के साथ फुटबॉल फेडरेशन का दफ्तर है। आपने हर जगह कोई ना कोई बंदा रखा हुआ है जो सारी वहाँ इत्तलात पहुँचाता है। नहीं, वो क्या करें, क्योंकि खेलों का हमें शौक है, पैशन है, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं तो चाहूंगा ना कि मेरे मुल्क का नाम बुलंद हो, और अगर बेहतरी होगी, देखें नौजवानों को अगर आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, टैलेंट बहुत है, रऊफ सही कह रहा है कि बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को, उन पत्थरों को तराश कर हीरा कौन बनाएगा? यहाँ तो खुद ही लोग तराशने के बजाय जेब भरने के चक्कर में लगे रहते हैं, सिफारिश की बुनियाद पर उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो वो चल चलाव वाली बात है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मयार को बेहतर बनाना होगा, और सवेरा ने सही निशानदेही की कि जो इन्होंने चैंपियंस कप कराना शुरू कर दिया है, सारी तवज्जो चैंपियंस कप पर डाइवर्ट कर दी है। 5 मेंटोर आपने रखे हुए, माशाल्लाह 50 लाख रुपए महीना उनको दे रहे हैं, और फिर उनकी खिदमात भी तो हासिल करें। ये नहीं कि टूर्नामेंट का मयार ही खराब हो, टूर्नामेंट को बस सिर्फ एक खाना पूरी के लिए कराया जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इकबाल साहब, ये दुखी तो हम रहेंगे, साल हम दुखी रहते हैं, मगर क्योंकि बस थोड़ा सा वक्त रह गया शो ख़त्म करने का, मैं रऊफ से भी जानना चाहूँगी, आपसे भी, जाते जाते एक पॉजिटिव मैसेज जो कि अगले साल के लिए हमारी उम्मीद बने और हमारे खेलों में बेहतरी की हमें एक किरण दिखे कि हाँ जी, एक उम्मीद की किरण ज़रूर अभी भी बाकी है। मैं तो यही कहूँगा सवेरा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, मेरिट का जो है वो बोलबाला हो। अगर मेरिट होगी तो
तो फिर यकीनन हम तरक्की करेंगे और आने वाले साल में हमें यही तवक्को करनी चाहिए, इस माफिया का खात्मा करें जो बरसा बरस से अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, टेनिस में तो इसामुल हक आ गया, टेबल टेनिस हो, दीगर जितने खेल हैं जहां पर के अब आप देखें अगर हमारा कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो उससे पहले फेडरेशन का जो सदर होता है वो जाके तस्वीर खिंचाने के लिए उसके साथ खड़ा हो जाता है, जैसे उसी ने ट्रेन किया हुआ है। तो खुदा का खौफ करें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा, इंशाल्लाह ताला हम में बड़ा टैलेंट है, हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। रऊफ साहब देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे जो बेसिक चीज़ है वो डिक्टेटरशिप का खात्मा है। जब तक आप स्पोर्ट्स से डिक्टेटरशिप का खात्मा नहीं करेंगे, आपकी स्पोर्ट्स एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि जो भी लोग ये लाते हैं वो अपनी डिक्टेटरशिप कायम करते हैं, वो डेमोक्रेसी से उनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता। आप किसी भी फेडरेशन का चेयरमैन उठाकर देख लें, अपनी टीम लाता है, अपने बंदे लाता है, जो वहाँ पे स्पोर्ट्समैन होंगे उनकी बात तक वो सुनना गवारा नहीं करता, उनका फ़ोन नहीं सुनता, और वो जो हाईली कैपेबल लोग होते हैं वो सारे के सारे अंडर द कारपेट चले जाते हैं और वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। इस वजह से आपका जो सारा का सारा सिस्टम है वो कभी फ्लोरिश हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ जो है वो बेसिक चीज़ है, जब तक आप एजुकेशन पे एम्फसाइज नहीं करेंगे आप फिर भी आगे आप दुनिया को नहीं मीट कर सकते, क्योंकि अब जो ये साइंटिफिक स्टडीज़ आ गई हैं इसमें स्पोर्ट्स में, उसको साथ लेकर चलना, स्पोर्ट्स साइंसेस को साथ लेकर चलना एक वक्त की ज़रूरत बन चुका है। आपने अगर किसी भी फील्ड में ऊपर जाना है, आपकी जो सारा के सारा प्रॉब्लम आपका यही आ रहा है कि आप पे एजुकेशन नहीं है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्रिकेट को करिकुलम में शामिल कर दिया, बच्चों के बना दिया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्राइमरी से जो स्पोर्ट्स साइंसेस का सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। हम कहाँ, हमारा जो हाईली टैलेंटेड प्लेयर होता है जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको भी जो स्पोर्ट्स के जो सब्जेक्ट है एज ए स्पोर्ट्स साइंसेस का नॉलेज नहीं होता, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करता। तो इसलिए हम दुनिया से पीछे, हम तो कहते हैं गैर नसाबी सरगर्मियाँ, हम तो उसको हम नसाबी कहने के भी लायक नहीं है। हम तो देखिए जो हमारा स्पोर्ट्स टीचर होता है बेचारा वो सबसे गरीब तरीन आदमी होता है, उसको सबसे बड़ा उसका काम होता है कि देखे कि उसने अपब्रिंगिंग करनी होती है स्पोर्ट्समैन को, उसने फिजिकली मेंटली हर तरह खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो हम बचपन से यही सुनते हैं। और हम किसी आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, और जो बेचारा मलूकड़ा सब मिलता है उसको लाकर वो, क्योंकि तनख्वाह थोड़ी लेगा, इसको स्पोर्ट्स टीचर लगा के लगा दें वहाँ पे। तो ये तो हमारा स्पोर्ट्स का हाल है और ये हमारी सीरियसनेस है। जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको एक सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और हम इसको दुनिया के साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम बिल्कुल फ्लॉरिश नहीं कर सकेंगे। ये सारी आयरनीज रहेंगी, ये सारे मसाइल रहेंगे, ये सारे मसले रहेंगे, मगर एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान से कभी ख़त्म नहीं होगी, दैट इज़ द नेचुरल टैलेंट दैट इज़ कमिंग इन, और वक्तन फ़वक्तन वो दरवाजे पे जो है वो नॉक होती रहेगी उस नेचुरल टैलेंट की, और वही नेचुरल टैलेंट हाफिज़ हमें जो है वो तरक्की दिलाता रहेगा, और वही यूनिकॉर्न्स आते रहेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और स्पोर्ट हो, और उसमें हमें फतवा दिलाते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। देखिए बात यह है कि जब आप साल का इख्तिताम कर रहे हैं और नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसे अभी आपने कहा कि टैलेंट है, लेकिन असल मसला अब ये है, जैसे रऊफ़ ने और इकबाल बेग साहब ने बात की है, उस टैलेंट को निखारने का है। अगर निखारने वाले नहीं निखरेंगे तो जैसे हम स्क्वॉश में और हॉकी में हमारा हाल हुआ है, दीगर खेलों में भी हो सकता है। और यहीं पर आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब्दुल रऊफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, जो लोग हमें इस वक्त अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दुआ के साथ कि हमारे लिए सिर्फ साल न बदले, हमारे काम भी बदलें और हमारे फ़ैसले भी बदलें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, सवेरा पाशा और ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।